फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कविता के बहाने कविता कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। दोस्तों, आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय सा रहता है। यह आशंका जताई जाती है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व जो आजकल है वो समाप्तता सा होता जा रहा है। ऐसे में जो ये कविता है, यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कवि के अनुसार कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। दोस्तों, एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता एक बच्चा है। इस कविता के द्वारा कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के जो सपने होते हैं वो असीमित हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी इसके उपकरण मात्र हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम कविता के बहाने कविता के भावार्थ पर चर्चा करेंगे, यानी कि इसके काव्यांशों की कविता की पूरी व्याख्या के विषय में जानेंगे। साथ ही साथ इसके प्रसंग और विशेष के विषय में भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं कविता का पहला काव्यांश। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भरला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। दोस्तों, जो अभी मैंने पंक्तियां पढ़ी, अब इसके प्रसंग को जान लेते हैं। यह 12वीं क्लास की पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से ली गई है और इसके रचयिता हैं श्री कुंवर नारायण। कविता को मन की उड़ान स्वीकार किया जाता है। उड़ती तो चिड़िया भी है, लेकिन हम जानते हैं कि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई एक निश्चित सीमा नहीं होती, कोई भी सीमा ही नहीं होती। वह हजारों साल के बाद भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध कर देती है, क्योंकि कविता तो हमेशा हमेशा के लिए एक बार लिखी गई तो आगे आने वाली अनगिनत पीढ़ियां उसको पढ़ती रहेंगी। तो उसकी जो उड़ान है वो हमेशा हमेशा चलती रहती है। और एक चिड़िया की उड़ान कब तक है? जब तक वो स्वयं है तब तक ही उसकी उड़ान है। अब हम इसकी व्याख्या को जानते हैं। कवि का कथन है कि चिड़िया की उड़ान के समान कविता की भी एक उड़ान होती है, लेकिन जो चिड़िया की उड़ान है वो एक सीमित है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित है। अर्थात यदि कविता को एक बार आपने लिख दिया, लिखी गई वो, तो अनंत काल तक वो इसी प्रकार सब जगह अपनी उड़ान भरती रहती है, यानी कि अनंत काल तक वो पढ़ी जाती है। और उसकी उसका जो अर्थ छवि और कविता की जो शब्द छवि है वो सदैव सर्वत्र विराजमान रहती है, हर जगह विद्यमान रहती है और अपने कल्पना रूपी पंख लगाकर यहाँ वहां सब जगह अपनी उड़ान भरती रहती है। कविता में कवि अपनी कल्पना ही तो शब्दों के और भावों के द्वारा बिखेरता है और वो अनंत काल तक पाठक उसको पढ़ते रहते हैं। कल्पना रूपी पंख लगाकर गोचर और अगोचर जगत में उड़ने का अर्थ सिर्फ एक कविता ही जानती है, वो ही उसको कर भी पाती है। इस एहसास को एक चिड़िया कभी नहीं जान पाएगी, क्योंकि चिड़िया की उड़ान अनंत काल तक हो ही नहीं सकती है। असीमित उड़ान की जो अनुभूति कविता को होती है वह चिड़िया को कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित है और कविता की उड़ान असीमित है। बड़े ही सुंदर शब्दों में कवि ने अपनी बात को इसमें, कविता की उड़ान को इसमें अपनी कविता के द्वारा लिखा है। अब चलिए दोस्तों, इसका दूसरा काव्यांश पढ़ लेते हैं। कविता एक खिलौना है, फूलों के बहाने कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो दोस्तों,
इन पंक्तियों में कवि ने कविता की तुलना फूलों से की है। जैसे हम देखते हैं कि फूल एक बार खिलता है लेकिन फिर वो मुरझा भी जाता है, लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं होता। एक बार लिखी गई तो अनंत काल तक वो पढ़ी जाती है, पढ़ी ही जाती है। अब इसकी व्याख्या जानते हैं। कवि कहता है कि कविता फूलों की तरह खिलती रहती है और जिस प्रकार फूल खिलने के बाद अपनी खुशबू और सौंदर्य को वातावरण में बिखेर देता है, ठीक उसी प्रकार कविता भी अपने भाव रूपी खुशबू से सबको आनंदित कर देती है। लेकिन दोस्तों, फूलों का क्या है? फूल तो केवल सूर्योदय होने पर खिलता है, महकता है और सूर्यास्त होने पर बिखर जाता है। लेकिन कविता एक बार बनकर, खिलकर, यानी कि एक बार लिखी गई तो वो खिलकर अनंत काल तक खिलती महकती रहती है। आज मैंने पढ़ी है, कल आने वाले पढ़ेंगे, परसों उसको आने वाले पढ़ेंगे, तो उसका जो सौंदर्य है वो हमेशा बरकरार रहता है। लेकिन जो फूल आज खिला है वो आगे आने वाली पीढ़ी जब नया फूल खिलेगा उसी को देखेगी, ना कि उसी फूल को देख पाएगी, वह नए फूल को देख पाएगी। लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं होता। वह अपनी भाव संवेदनाओं से पाठकों को हमेशा रस प्रदान करती रहती है। कविता अपनी महक से सब जगह खुशबू ही खुशबू बिखेरती रहती है। इस प्रकार बिना मुरझाए अनंत काल तक महकने का क्या अर्थ होता है, वह केवल कविता ही जान पाती है, कोई फूल इसे नहीं जान सकता। चलिए दोस्तों, अब हम इस कविता का अंतिम काव्यांश पढ़ते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि ने कविता की तुलना बच्चों के खेल से की है। बच्चे क्या है, उनको सिर्फ और सिर्फ खेलना होता है, चाहे उन्हें कहीं भी खेलना हो, कहीं भी जगह मिल जाए, कभी इस घर कभी उस घर, उनके खेल असीमित होते हैं। इसी प्रकार कविता भी अपने शब्द रूपी खेलों से पाठकों को हमेशा बहलाती रहती है। कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल की तरह है। कविता भी शब्दों का खेल है। बच्चे अपने खेल में मगन हो, बाहर भीतर की परवाह नहीं करती। वे कभी इस घर तो कभी उस घर खेलते हुए शैतानी करते रहती हैं। बच्चे अपनी मनमोहक क्रीड़ाओं एवं लीलाओं से सब घर एक कर देते हैं, अर्थात वे अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, जाति पाति आदि का कोई भेद नहीं रखते हैं। और ठीक उसी प्रकार कविता भी होती है। कवि जो कविता लिखता है उसके लिए संपूर्ण संसार एक है। वह अपनी कल्पनाओं में उसी संसार को कविता रूपी बनाकर उकेर देता है शब्दों से। वह भी अपनी रचना में किसी प्रकार का वैर द्वेष नहीं रखता, क्योंकि कवि के मन में सिर्फ और सिर्फ कल्पना और अपने शब्द बसे होते हैं, जिनसे वो पाठकों का मनोरंजन करना चाहता है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने खेल से बड़ों छोटों, स्त्री पुरुष, किसी सबका ही मन मोह लेता है। तो दोस्तों, इसमें हमने देखा कि कवि ने किस प्रकार कविता की तुलना पहले चिड़िया से की, फिर उसकी तुलना फूलों से की और बच्चों से कविता की तुलना की है। अब दोस्तों, इस कविता के विशेष पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है, साथ ही साथ सरल, सहज एवं खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। कविता का मानवीकरण किया गया है, लाक्षणिकता है। और कविता और फूल की, कविता और बच्चे की, कविता और चिड़िया की जो तुलना है वो मनोरम है। कविता में शांत रस और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने कविता के बहाने कविता की भावार्थ, कविता के भावार्थ या इसकी व्याख्या के विषय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।